जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जो का उत्सर्जन मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्थैली वर्ग का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। वृक्क के कार्य पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन की संरचना नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे कि वृक्क में क्या बीमारी होती है और यह जो उत्सर्जन होता है मूत्र का उत्सर्जन कैसे करता है, मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है और जो कि इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से अंग हैं जो कि कार्य करते हैं, इस सब के बारे में विस्तार जानकारी लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है पाचन तंत्र के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में हमने जाना था कि जो कि पाचन तंत्र की लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, जिसमें क्वेश्चन भी आया था कि क्या 8 से 10 मीटर होती है, मनुष्य उतना तक नहीं होता है। देखिए छोटी आंत ही उसमें सिर्फ होती है 6 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसे हम अपने मातृ लैंग्वेज में शायद पचौनी भी बोलते हैं। देखे होंगे जो मांसाहारी जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो मांस जो खाए होंगे, जो उच्च जंतु को काटा जाता है तो देखते हैं उसमें से पचौनी निकलता है, छोटी आंत निकलता है। उसमें का मुख्य उत्सर्जी बड़ी आंत भी मदद करता है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि कोलोन जो होता है छोटी आंत और बड़ी आंत की क्या होता है, संधि पर होता है और जो कि रेक्टम के माध्यम से मल मूत्र का उत्सर्जन हो रहा होता है, और जो कि हम लोग विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। उसमें हमने जानकारी लिया था कि हिचकी कैसी आती है, अपेंडिक्स रोग कैसे होता है, डायफ्राम का क्या कार्य होता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो डायफ्राम उसको बाहर निकालने में मदद करता है। एक्सीडेंट होता है तो बिना ढांचा खराब हुए ही मनुष्य क्यों मर जाता है, इसको हम लोग विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। और मानव श्वसन तंत्र अर्थात थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं कि आपने अगर उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो मेरी बातों को सिर्फ आप लोग सुन लीजिए इस समय और इसको पढ़ने में और मजा आएगा, और तब जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। मानव श्वसन तंत्र हमारा पढ़ा था श्वास नली, जिसकी लंबाई होती थी 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 16 mm की। जो श्वास नली है हम लोग का 16 mm की है। यह जो है फेफड़ा तक जाते जाते 2 ब्रोंकोस में बढ़ जाता है। फिर जो ब्रोंकोस होता है वह छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है। फिर जो ब्रोंकियोल्स होता है वो बहुत सारे वायु कोशिका में बढ़ जाता है, जो कि एक फेफड़े में वायु कोशिका की संख्या हम लोग का होती है 3 × 10⁸ वायु कोशिका होता है। इसमें हमने पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी ली थी श्वसन की, कौन श्वसन जाता है, कौन उत्सर्जन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मूत्र का उत्सर्जन। इसमें हम लोग जानेंगे उत्सर्जन की परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं। उत्सर्जन होता क्या है, जैसे शरीर में जितने भी खराब तत्व होते हैं, अपशिष्ट तत्व होते हैं, बलगम होते हैं, उन सब का बाहरी निकाल दो। बाहरी क्या कर दो, निकाल दो, यानी बाहरी प्रतिस्थापित कर दो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी अंग, जो बाहर निकलता है, जो निकलता है उत्सर्जी अंग, जो निकलता है उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे फेफड़ा के द्वारा हम लोग, जैसे सर्दी जुकाम होता है तो लेते हैं, निकलता है हम लोग का नाक के द्वारा, ठीक है, द्रव निकलता है, जो कि हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ते हैं कि नाक कपाट होता है, इसमें म्यूकस होते हैं। ये जो होता है इसमें नाक के अंदर आप लोग देखे होंगे कि केस होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वही जो होता है कि धुलकन को रोकता है। फिर इससे नहीं रोकता है तो कपाट जो म्यूकस है उससे रोकता है। फिर जब ज़्यादा दिन तक स्रावित होता है तो वही होता है जो कि अपशिष्ट के पदार्थ में जमा हो जाता है द्रव, और 5-7 दिन में हम लोग नकटी के रूप में भी निकालते हैं। हम विस्तारपूर्वक जानकारी ले चुके हैं। तो वही जो होता है उत्सर्जित मतलब जान सकते हैं कि नाक से जो द्रव होता है वह उत्सर्जित पदार्थ हुआ, और जिस अंग से हुआ, नाक से हुआ है, उत्सर्जित अंग हुआ। तो वही बोल रहा है उत्सर्जन में कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन पदार्थ यानी उत्सर्जित अंग द्वारा जिस भी पदार्थ का उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जन पदार्थ कह सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन, और बोल सकते हैं लवण भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कुछ जल भी होते हैं, गंदे जल जैसे बोलते हैं अछानिए। आप लोग एक उदाहरण से समझिए, जैसे फसल ओल से समझिए उत्सर्जी और उत्सर्जन पदार्थ के बारे में। जैसे हम लोग क्या होता है कि जब खेत में कि कोई फसल को बोते हैं तो उसमें अनछाने तत्व जम जाते हैं, अनछानीय तत्व, वहाँ अनछाने बोल रहे हैं, अपशिष्ट तत्व जम जाते हैं, जिसे हम लोग निराई के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी तरह से
जब हम लोग शरीर में भोजन करते हैं जो कि पाचन तंत्र को हम पढ़े हैं, तो कौन सा भोजन अवशोषण हो जाता है, फिर कौन सा उत्सर्जित हो जाता है, हम पाचन तंत्र में पढ़े हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मूत्र के बारे में। तो वही जो अपशिष्ट होते हैं, जो गंदे होते हैं जल, जो बोल सकते हैं कि वल्गम होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर ही निकल जाते हैं। जैसे देखिएगा, कभी आप लोग ज़्यादा खाना खा लीजिएगा, वो नहीं पचता है, शरीर कहता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो होता है उल्टी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बाहर ही निकाल देते हैं। ये सबसे अधिक लोग गाड़ी यात्रा में करने से होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब खाना खाने के बाद से आधा घंटा 10 मिनट नहीं टल पाते हैं लोग, पेट क्या होता है, दब जाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग जो होता है पाचन क्रिया उसका पूर्ण नहीं हो पाता है और शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देता है। आज हम लोग उत्सर्जित पदार्थ में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क, ये सब क्या होते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। तो त्वचा में हमने पढ़ा था, त्वचा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीबम होता है उत्सर्जन, पसीना करता है और नमक करता है। त्वचा में दो ग्रंथियां होती है, एक होता है तैलीय ग्रंथि और दूसरा होता है स्वेद ग्रंथि। जो तैलीय ग्रंथि होता है उससे उत्सर्जित होता है सीबम का। तैलीय ग्रंथि से किस चीज का उत्सर्जन होता है, सीबम का। दोस्तों, आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वर्ग 6 से लेकर 12 तक आपके भाई बहन हो तो उनसे जरूर कह दीजिएगा पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 10 के लिए तथा अन्य कंपटीशन में पूछे जाने वाले इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग को तो वर्ग 10 में इसे कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, कैसे सब्जेक्टिव आएगा, इस पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन इससे साथ साथ बताया जाएगा कि इससे ऑब्जेक्टिव जो है कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। आप अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अपने चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, जो त्वचा होता है इसमें हम अभी चर्चा किए कि इसमें दो क्या होते हैं, ग्रंथियां होती है। एक होता है श्वेत ग्रंथि और दूसरा होता है तैलीय ग्रंथि। तो आप जानेंगे कि श्वेत ग्रंथि का कार्य क्या होता है, जानेंगे कि श्वेत ग्रंथि के कार्य क्या होता है और तैलीय ग्रंथि का कार्य क्या होता है। देखिए, जो श्वेत ग्रंथियां होती है वह निकालती है श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि। तो जो तैलीय ग्रंथि से निकलता है सीबम, तैलीय ग्रंथि से क्या निकलता है, सीबम, और श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है, पसीना। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है, पसीना। और हम लोग देखिए, जो नमक होता है, ये कहेगा कि सर त्वचा से नमक का हिसाब कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। तो आपने कभी देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब आप शायद काला वस्त्र पहन के देखिएगा, काला वस्त्र पहनते हैं और खूब खेलते हैं या खूब मेहनत जब करते हैं तो क्या होता है कि बहुत पसीना निकलता है। क्या होता है, पसीना निकलता है। जो काला जो धागा उजला उजला बनता है ना काला कपड़ा पर, काला वस्त्र पर, वही होता है नमक। तो जो सबसे ज़्यादा नमक खाता है उसको ज़्यादा वो दिखाई देता है, जो कम खाते हैं उससे कम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज जान गए त्वचा से। मेन चर्चा करना है वृक्क पर, लेकिन हम जो उत्सर्जन पाठ पढ़ रहे हैं इसमें सबके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो फेफड़ा है, फेफड़ा से उत्सर्जन होता है CO2 का, वल्गम जो उल्टी बोलते हैं, खांसी बोलते हैं, खखार बोलते हैं, इस सब का उत्सर्जन होता है, वही बोलते हैं वल्गम, यानी फेफड़ा से होता है। यही उत्सर्जन में मदद करता है। सांस लेने को तो ले लिए और डायफ्राम नहीं होता तो बाहरी सांस नहीं निकलता। तो आप कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के तो डायफ्राम नीचे चल जाता है तो उन लोगों का पसलिया सांस देती है। ठीक है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और लहसुन, प्याज, या बोल सकते हैं कि मसाला जितनी होती है वाष्पशील द्रव, वाष्पशील पदार्थ, उनका उत्सर्जन कौन करता है, उनका उत्सर्जन करता है फेफड़ा। दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, रुकिए उनको। दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, आप लोग देख भी किए हैं, अब माना हो चुका है। जो बाहरी हो रहा था उसको हम मना कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, फेफड़ा था वह CO2, वल्गम और लहसुन प्याज के क्या कर रहा था, उत्सर्जन कर रहा था। लहसुन प्याज क्या कर रहा था, उत्सर्जन कर रहा था। इस पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, जो फेफड़ा, लहसुन प्याज बोल रहे हैं वाष्पशील पदार्थ। आपने देखे होंगे कि जब कोई आपका साथी प्याज खड़खड़ाता है और करता है तो उसको हम लोग पता चलता है कि प्याज खाया हुआ है, लहसुन खाया हुआ है। या जब अधिकांशतः मसाला खाया होता है, गरम मसाला या कुछ मसाला, तो उसको हम लोग पता कर लेते हैं। तो वही जो होता है वाष्पशील मसाला का उत्सर्जन या लहसुन प्याज का उत्सर्जन, वो कौन करता है, फेफड़ा करता है, लंग्स से होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चर्चा होने वाली है।
और जो है बड़ी आंत के अनपचा भोजन इसका उत्सर्जन होते करता है, और यकृत से अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, जो कि हम लोग अभी जानेंगे कि जो पेशाब होता है वह दुर्गंध क्यों देता है, अभी इसमें जानेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा चर्चा करते आ रहे हैं। अब जो होता है ब्रिक, कौन होता है ब्रिक, यह जो होता है उत्सर्जित करता है यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है। अब हम लोग चलेंगे जो कि इस पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिक के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखिए ब्रिक के बारे में हमें क्या करना है, विस्तारपूर्वक जानकारी लेना है। तो यह क्या होता है, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों, और स्तनधारी किसे कहते हैं, आपने जिनको कंफ्यूजन है स्तनधारी सिर्फ महिलाओं को कहते हैं वह गलत बात है। जिनको कंफ्यूजन है कि महिलाओं को ही सिर्फ स्तनधारी कहते हैं वो गलत बात है। स्तनधारी आप लोग जब बचपन में होते हैं तो लड़का और लड़की दोनों का क्या होता है, स्तन होता है, लेकिन लड़कियों लोग का 12 साल के बाद से उनका विकास होने लगता है। हम लोग में विकास करने वाली वो ग्रंथि नहीं पाई जाती है, यानी पुरुष में विकास करने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब स्तनधारी भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वो जो अंडे देते हैं, तब अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है, एक एकीडना, कौन, एकीडना जो स्तनधारी है वह अंडा देता है, और जो बोल सकते हैं अपरिपक्व बच्चा, क्या, अपरिपक्व बच्चा, चाइल्ड जो जन्म देता है उसे भी एक स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। जैसे में कंगारू क्या करता है, एक अपरिपक्व बच्चा का जन्म देता है। देखे होंगे कि जब कंगारू जब जन्म देता है, पूछ सकता है कि अपरिपक्व बच्चा का जन्म देने वाला स्तनधारी का नाम बताइए, तो कंगारू। तो जो जन्म देता है तो देखना अपने 6 महीने तक अपने गोद में पहुंचता है और देख लेता है कि जो मेरा बच्चा वो सक्षम है अपने दुनिया में, अपने वातावरण में, एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूलित रह सकता है। तो क्या करता है कि अब वह बच्चे को गोद में से निकाल देता है और गोद में ही रखकर दूध पिलाता है। ये होता है कंगारुओं की गुण, ममता, इसी बोलते हैं ममता, ठीक है। और तीसरा जो मनुष्य यानी परिपक्व क्या करते हैं, बच्चा देते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसमें हम लोग मनुष्य आ जाते हैं। तो वही जो होता है ब्रिक, जो कि होता है हम लोग पढ़ रहे हैं कि मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा ब्रिक होता है। कितने जोड़ा ब्रिक होता है, एक जोड़ा ब्रिक होता है, एक जोड़ा ब्रिक होता है, जो कि दायां भाग से क्या होता है, थोड़ा बोल सकते हैं कि दबा होता है, नीचा मुखी होता है दायां भाग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दायां और बायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, जो कि फेफड़ा से क्या होता है वो ब्रिक दायां वाला क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है, दबा होता है। अब हम लोग जानेंगे, देखिए कि जो यकृत होता है क्या होता है, सॉरी जो ब्रिक होता है इस पर एक होती है ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस जो ग्रंथि होती है इससे फाइट एंड फ्लाइट, याद रखिएगा, नोटबुक में लिख लीजिए, फाइट एंड फ्लाइट यानी लॉरो एवं ऊरो हार्मोन का क्या होता है, इससे स्रावित होता है, लॉरो एवं ऊरो हार्मोन इससे स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अब हम लोग जानेंगे कि जो ब्रिक होता है उसके बारे में जानेंगे, और देखिए जब अधिवृक्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, लॉरो एवं ऊरो हार्मोन। क्या आप पूछ सकते हैं कि लॉरो एवं ऊरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो बताइएगा अधिवृक्क ग्रंथि को। अधिवृक्क ग्रंथि किससे पाया जाता है, तो ब्रिक के ऊपर पाया जाता है। फिर अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है यह सबसे उत्तेजना के समय स्रावित होता है। कब सबसे अधिक स्रावित होता है, उत्तेजना के समय। नहीं कहते हैं आपके पास क्रोध नहीं है, आपके पास इतना बल नहीं है, लेकिन जब आप किसी के अत्याचार से उसके विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, देखिएगा आपके पास कितना बल आ जाता है। तो जब उत्तेजना के समय जो क्रोध हुआ या बोल सकते हैं भय हुआ या कह सकते हैं डर हुआ, ये सब के चलते, खतरे के चलते, देखते हैं खतरा होता है, डर होता है, तो हम लोग सबसे अधिक उत्तेजना जो शरीर में से जो हार्मोन उत्पन्न होता है वह होता है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि के चलते। तो वहां पर हम लोग चर्चा कर चुके। तो ब्रिक जो होता है हमारे शरीर में कितने जोड़ा होता है, 2 जोड़ा होता है। दायां वाला हिस्सा थोड़ा नीचे होता है, यहाँ पे आ गए। इसका जो वजन होता है, दोनों का वजन कितना होता है, 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम। अब जो चलेंगे, यह जो ब्रिक होता है यह ऊतक होता है। पूछ सकते हैं ना आप कि ब्रिक हड्डी होता है कि मांसपेशी होता है, क्या होता है, तो यह एक टिश्यू होता है जो कि ऊतक है। यह बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से ढका होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। यहाँ पे ब्रिक बना लेते हैं। और ब्रिक का आकार कैसा होता है, सेम के बीज की तरह आकार होता है। ब्रिक का आकार कैसा होता है, सेम के बीज की जैसा होता है।
चलिए यहाँ पे हम लोग बना लिए। और देखिए जो भीतर का भाग कर रहे इसको बोल रहा है मेडुला। क्या बोल रहा है? मेडुला। भीतर वाले भाग को बोल रहा है मेडुला। इसे माइंड मैपिंग कर सकते हैं, एम से मिडिल, तो भीतर वाला भाग मेडुला, ठीक है। और बाहरी वाले भाग जिसने हमें जिसने डार्क किया है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसे जो बाहरी वाले भाग होते हैं उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब देखिए कॉर्टेक्स और जो कि यहाँ पे होता है जो बोल सकते हैं इसको बोलते हैं रेनल हाइलम। रेनल हाइलम। रेनल हाइलम जो होता है इसको बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिक के बारे में, ब्रिक की आंतरिक संरचना बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ब्रिक का भीतर वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला। और बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और जो ब्रिक जो शरीर के कोशिकाओं से जुड़ा होता है वहां उसे बोलते हैं रेनल हाइलम। और देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ रहता है? तो बोलिएगा रेनल हाइलम पर। या पूछ सकता है कि रेनल हाइलम जो होता है वह किससे जुड़ा होता है? वह जुड़ा होता है ब्रिक से। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वो कि पूछ सकता है कि रेनल हाइलम किससे जुड़ा होता है? ब्रिक से। सबसे अधिक यूरिया कहाँ पर सबसे अधिक रहता है? तो रेनल हाइलम पर। और पूछ सकता है कि बीच वाला भाग ब्रिक को क्या कहते हैं? मेडुला। और बाहरी वाले भाग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अब देखिए जो कॉर्टेक्स होता है, यदि जो इसके उपापचय क्रियाएं होती है या जो उत्सर्जन की क्रियाएं होती है इसमें अगर उसका भाग गड़बड़ी हो जाए, उसमें गड़बड़ी हो जाए, आदमी मुश्किल से 1 सप्ताह तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। आदमी जो मनुष्य है वह 1 सप्ताह तक जीवित भी नहीं रह पाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके जो कि मेडुला होती है, भीतरी भाग एवं बाहरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। यहाँ पे आ गए जो देखिए यहाँ पे जो बाहरी और अंदर वाले भाग जो 15 से 16 पिरामिड। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, यहाँ ब्रिक के बारे में पढ़ लिए हैं, तब यहाँ पे मूत्राशय, तो मूत्र बाल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सबके कॉम्बिनेशन करते हुए चर्चा कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए 15 से 16 पिरामिड संरचना का बना होता है। प्रत्येक ब्रिक लगभग 1 करोड़ 30 लाख ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है। 1 करोड़ 30 लाख जो कि होता है ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। जिसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। जो कि नेफ्रॉन के यहाँ पे क्या है? चित्र है। तो नेफ्रॉन जो है इसे हम लोग बोल सकते हैं कि पूछ सकता है जीके या पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में कि ब्रिक के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो बताइएगा नेफ्रॉन। और देखिए हम अभी चर्चा की कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। पूछ देगा कि मानो उत्सर्जन ब्रिक की संरचना बनाइए, ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा वर्णन कीजिए, तो थोड़ा वर्णन कर सकते हैं। 2 जोड़ी उत्सर्जन अंग, मूत्राशय, उत्सर्जन सब कर सकते हैं। समय पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा रहता है, कम से कम 50 से 60 लिखिएगा क्योंकि आपने चित्र बना दिए हैं, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम के लिए अब काम करने लगेंगे। या आपसे पूछ सकता था कि नेफ्रॉन का चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए, तो नेफ्रॉन के बारे में वर्णन कर सकते थे, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक ब्रिक में नेफ्रॉन कितना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। अब कहिएगा तो ब्रिक तो 40 ग्राम का है, उसमें नेफ्रॉन 10 लाख है, तो इतना छोटा छोटा है ना कि क्या ना कहा जाए। फिर उसे जब सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसके बाद से नेफ्रॉन को देखा गया तो पाया गया कि उसकी संरचना, एक नेफ्रॉन की संरचना ऐसी होता है, एक नेफ्रॉन की संरचना ऐसा होता है। तो हम लोग चलते हैं कि नेफ्रॉन का, देखिए नेफ्रॉन का प्रारंभ कैसे होता है। तो नेफ्रॉन का प्रारंभ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बोमेन संपुट, क्या होता है? बोमेन संपुट प्याले जैसी रचना। देखिए प्याले जैसी रचना है, कैसे है? प्याले जैसी रचना है, जो कि जिसका नाम है बोमेन संपुट, जो कि प्याले जैसी रचना होती है। यह कोशिका गुच्छा नामक क्या होता है? एक जाल से घिरा होता है। कोशिका गुच्छा, यहाँ पे कोशिका गुच्छा नामक एक जाल से घिरा होता है। इसी के अंदर होता है ग्लोमेरुलस, जिसके बारे में विस्तार जानकारी लेना है। और ग्लोमेरुलस में एक होता है चौड़ी अभिवाही धमनिका, जिसे हम डार्क माध्यम से दिखाए हैं। एक होता है पतली अपवाही धमनिका। जो चौड़ी अपवाही धमनिका होती है उससे रुधिर को कोशिका गुच्छा में क्या होता है? पहुंचता है। रुधिर जो होता है कोशिका गुच्छा में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो चौड़ी अभिवाही धमनिका से। और बाहरी कैसे निकलता है? तो पतली अपवाही धमनिका से प्रवेश करता है चौड़ी अभिवाही यानी अभी आने दो
अपवाही, अप मतलब बाहर करो, अप बाहर करो, माइंड मैपिंग कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड से। अप यानी पतली, अपवाही धमनिका से चौड़ी, मतलब ज्यादा आने दो। देखिएगा अभी पढ़ने वाले हैं कि 125 मिलीलीटर या 180 लीटर आने देता है और 1.4 लीटर ही मूत्र के बाहर में मूत्र के रूप में विसर्जित करता है और पुनः क्या करता है, फिल्टर करने के लिए भेज देता है। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चौड़ी अभिवाही धमनिका और पतली अभिवाही धमनिका आपने समझ लिया है। और बोमेन समूह यानी पूछ सकते हैं, पहला आप लोग नेफ्रॉन के बारे में लिखिएगा। नेफ्रॉन की संरचना एक प्याली रचना जैसा बोमेन सपुट के द्वारा होता है। यह जो होता है कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो इसमें रक्त प्रवेश करता है, वह चौड़ी अभिवाही धमनी के द्वारा प्रवेश करता है और बाहर निकलता है तो पतली अभिवाही धमनी के द्वारा बाहर निकलता है। अब जो चलता है कि बोमेन संपुट जो होता है यह दो भागों में बटा होता है, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ, समीपस्थ और एक दूरस्थ। देखिए जो कि ब्रिक कितने भागों में बटा होता है, ब्रिक आंतरिक दृष्टि से एक मेडुला एक कोर्टेक्स, तो जो कि इसमें होता है बोमेन संपुट जो होता है आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। जो कि समीपस्थ वाले भाग को कहते हैं समीपस्थ यानी आसपास, समीपस्थ, दूरस्थ यानी दूर। तो वही देखिए समीपस्थ और वही चाप में बढ़ जाता है और फिर दूर जाकर यह दूरस्थ जो भाग होता है वह अधिरोही चाप में बढ़ जाता है। अधिरोही चाप में निर्माण ले लेता है। समीपस्थ वाला भाग नीचे आकर देखिए अभी बताए हैं कि अवरोही चाप बना लेता है और जो कि दूर वाला भाग होते हैं अधिरोही चाप बना लेते हैं। अधिरोही चाप देखिए आगे जाकर अधिरोही चाप जो आगे जाकर कहाँ खुल रहा है, संग्राहक नलिका में। आगे जाकर कहाँ खुलता है, संग्राहक नलिका में खुलता है। इस प्रकार कई सहायक संग्राहक नलिका मिलाकर सामान्य संग्राहक नलिका का निर्माण करते हैं और यह जो होता है फिर मूत्र वाहिनियों से अंत में जाकर जुड़ जाता है। तब मूत्र वाहिनी में फिर हम लोग आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। देखिए तीनों का कॉम्बिनेशन करके कैसे पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब चलते हैं थोड़ा इस सब के बारे में जानकारी ले लें। ग्लोमेरुलस क्या होता है अब देखिए, और उनका उत्सर्जी मूत्र का उत्सर्जी अंग क्या होता है, ब्रिक से होने वाली बीमारी क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा जानेंगे। नेफ्रॉन क्या है, ब्रिक का एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब ब्रिक क्या है, तो ब्रिक जो कि मानव का एक जोड़ा ब्रिक होता है। तो ब्रिक के कार्य जानेंगे। तो ब्रिक में जो हो रहा है, ब्रिक के अंदर नहीं आ रहा है नेफ्रॉन, तो उसमें हो रहा है जो ग्लोमेरुलस है। तो वही पूछेगा कि ब्रिक में जो छानने का काम होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिक कोई कहता है कि ब्रिक क्या होता है, खून का निर्माण करता है। खून का निर्माण यहाँ नहीं होता है। खून का जो निर्माण के जो संरचना कार्य होता है वह लंग्स यानी फेफड़ा से होता है, ठीक है, उसका फेफड़ा से होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग ब्रिक को कहते हैं तो ब्रिक जो होता है वह खून को छानने का काम करता है, रक्त को फिल्ट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। और हमने जाना था जब फेफड़ा के बारे में पढ़ा था तो यह जो है ऑक्सीजन को अवशोषित करने में कम चाव देता है और कार्बन मोनो CO को अवशोषित करने में ज़्यादा चाव देता है। तो इसलिए हम लोग को गर्जियन या आप लोग को स्कूल विद्यालय में सिखाया जाता है कि धूम्रपान करने सेहत के लिए हानिकारक है, या जहाँ हो रहा है तो मन जाइए, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेना फेफड़ा छोड़कर क्या करेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेना चालू कर देगा, जिससे हम लोग का जो फेफड़ा है वो प्रभावित हो सकता है। तो वही देखिएगा ब्रिक जो ब्रिक होता है वो कैसे काम करता है बताने वाले हैं। देखिए जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस होता है यह छन्ना की तरह कार्य करता है, अर्थात अविवाहित धमनिका जो होती है, अविवाहित धमनिका के द्वारा जो रक्त लाया जाता है उसके साथ क्या लाया जाता है, यूरिया। वो तो सभी रक्त को ला रहा है, तो उसके साथ ला रहा है यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, प्रोटीन, जल, ग्लूकोज, ये सब ला रहा है। तो इसमें जितने भी अशुद्धियां होती है उस सब का फिल्ट्रेट का काम करता है हम लोगों का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके बाद से जो इसका रक्त बच जाता है अब वो चल जाता है, फिल्ट्रेट करने में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक गड्ढा का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से होता है, फिर उसके बाद छानते हैं। वैसा ही हो रहा है कि जब ट्यूबुलर पुनरावृत शोषण यानी दोबारा उसका शोषण करना है, यानी उसमें का जो अच्छा तत्व है उसको शोषित कर बेकार तत्व को फिर आगे भेजना है फिल्ट्रेट करने के लिए। तो यही है इसमें का जब होता है कि जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस से जो रक्त आ रहा होता है यह क्या करता है, वह रक्त ट्यूबुलर पुनरावशोषण से प्रवेश करता है और ट्यूबुलर पुनरावशोषण की जितनी भी कोशिकाएं होती है वह
इनमें के आवश्यक पदार्थ का शोषण कर लेती है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पुनः उन्हें ट्यूबुलर स्रावन के लिए भेज देती है। तो अब जाइए जो और इम्पोर्टेंट इसमें का तत्व है आप शोषित कर लीजिए। तो कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है। समय समय पर अब बाहर निकलने लगता है। देखिए फिल्ट्रेट होकर मूत्राशय में जमा होने लगा। अब जानेंगे कि मूत्राशय में, जानिए कि जो मूत्राशय में इसमें जो होता है कितना लीटर तक पानी जमा हो सकता है। तो वह आधा लीटर तक, कितना लीटर तक, आधा लीटर तक ही जमा हो सकता है। और प्रतिदिन जो है 1.4 लीटर, कितना, 1.4 लीटर मूत्र का निर्माण हो रहा है और आधा लीटर ही जमा हो सकता है। इसलिए जब समय समय पर क्या कीजिएगा, मूत्र को बाहर निकालिएगा, उत्सर्जित कीजिएगा, तब देखिएगा जितना जो पानी पीता है उतना उसका मूत्र क्या होता है, बाहर उत्सर्जित ज़्यादा होते हैं। तो वही जो होता है 1.4 लीटर मूत्र बनता है। और प्रतिदिन जो ब्लिक होता है 125 मिलीलीटर अर्थात 180 लीटर क्या होता है, रक्त का फिल्ट्रेट करता है, निष्पादन करता है। 180 लीटर, बुझ जाइए, बार बार उसको करते रहता है और पुनः बाकी फिल्ट्रेट वापस भेज देता है। 1.45 लीटर ही देखता है कि शुद्ध है, अपशिष्ट है, उसको अपने पास रख लेता है और पुनः फिल्ट्रेट करने के लिए रक्त में भेज देता है। अब हम लोग चलेंगे ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए इसमें जो मूत्र होता है उसमें कितना जल होता है। तो मूत्र में जल की मात्रा होती है 95%। मूत्र में जल की मात्रा कितना होता है, 95%। उसमें भी लवण होता है हम लोग का 2%। लवण कितना होता है, 2%। और यूरिया होता है 2.5%। यूरिया कितना होता है, 2.5%। और यूरिक अम्ल होता है 0.3%। ये जो नोट है आप लोग को याद कर लेना है कि जल जो होता है 95%, लवण जो होता है 2%, यूरिक अम्ल होता है 0.3%, यूरिया होता है 2.7% और पीएच मान होता है 6। अब 6 से ही पता चलता है कि यह मूत्र क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। आप लोग जानते हैं कि पीएच स्केल में 7 होता है उदासीन, 7 से कम वाले होते हैं, 7 से कम वाले होते हैं अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाले होते हैं क्षारीय। तो 7 से क्या है, कम है। तो 7 से कम है या कम, मूत्र कैसा हुआ, अम्लीय हुआ। मूत्र कैसा हुआ, अम्लीय हुआ, अम्लीय हुआ। यहाँ तक में आपने जाना। अब एक बात और जानिए कि देखिएगा आपने कि जहाँ पर जो व्यक्ति या घास हो या दीवार हो पेशाब करते हैं, क्या करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वह जो दीवार होती है वो कमजोर हो जाती है, या जो घास होते हैं वो सूख जाते हैं या जड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं जड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, तो देखिए जो मूत्र में होता है वो अमोनिया होता है, मूत्र में होता है अमोनिया होता है। और ब्रिक जो होता है वो जल्दी खराब होने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जाना था कि यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और यकृत से ही पता चलता है कि आपने कोई जहर खाया है तो उसका जांच कहाँ की जाती है, यकृत में की जाती है ना कि ब्रिक में। चलो ब्रिक छानता है, उस का काम करता है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, चलिए ब्रिक के चेक करते हैं। नहीं, ब्रिक के चेक करने से नहीं मिलेगा। जो जहर खाता है आदमी, जब कुछ भी खाता है वह मिलता है हमें यकृत में। तो वही हम लोग जानेंगे कि यकृत जो होता है अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में। तो अमोनिया तो आप लोग दुर्गंध देने वाला चीज़ है, आप जानते हैं पदार्थ है। तो अमोनिया को देखता है अमोनिया की ज़्यादा मात्रा हो गया तो यूरिया में आ गया, तो ब्रिक क्या करता है, तुरंत उस यूरिया को उत्सर्जन कर देता है। ब्रिक यूरिया को शोषण करता है, वो अमोनिया को नहीं, यूरिया को। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है यकृत, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है यकृत। तो देखे होंगे कि मूत्र जो होता है दुर्गंध क्यों देता है, तो वही जो होता है यूरिया के कारण। यूरिया में क्या होता है, अमोनिया के उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, दुर्गंध देता है पेशाब। आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पूछ सकता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। और देखिए दुर्गंध देता है तो यूरिया यानी अमोनिया के कारण। और जो दीवार के बात बोले कि या घास चढ़ जाता है, वही ये अमोनिया होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। एक पुरुष किया कोई बात नहीं, अगर लगातार हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग करने लगते हैं तो दीवार कमजोर हो जाती है। या जिस जंगल पर कर या घास पर करे वहाँ पर उसको जल जाने की यानी सूख जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, बोल सकते हैं 7% में 90% यानी उसको जल जाने की संभावना ज़्यादा। देखिए जो ब्रिक में बीमारी होता है वह आपने सुने होंगे कि ब्रिक में एक पत्थरी होता है, वह किसके कारण होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट किसके कारण होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। और जो एक सेकेंड बीमारी होती है वो इम्पोर्टेंट है, वह है यूरेनिया, जो कि अमोनिया होती है उसके अधिकतम के कारण होती है। आप में नहीं बोलते अति, यानी अधिकतम हो जाएगी अमोनिया, तब होता है यूरेनियम नामक बीमारी। यूरेनियम नामक क्या होती है? बीमारी होता है, यूरेनिया नामक बीमारी होता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर एक ब्रिक मनुष्य में ना भी रहे आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर दोनों ब्रिक ना रहे तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। तो जब क्या होता है कि जब दोनों ब्रिक नहीं होता है या एक ब्रिक खराब हो जाता है, जिसका दोनों ब्रिक अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, वह उस व्यक्ति को ब्रिक दे सकता है। यह 4 घंटा के अंदर होना चाहिए, यानी इधर भी ऑपरेशन होना चाहिए, इधर भी ऑपरेशन होना चाहिए। उसका ऑपरेशन से निकालने के लिए तो इसमें होना चाहिए प्रतिस्थापित करने के लिए, जिसे बोलते हैं डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा होता है, या कृत्रिम ब्रिक भी लगाया जाता है या डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं जो कि पादप, इस सब जानने के बाद से, जानने के मनुष्य को सजीव अंग के बाद से जानते हैं हम लोग, जैसे पक्षी अंग का उत्सर्जी अंग। तो पक्षी अंग में तो मूत्राशय नहीं होता है, उससे मूत्राशय अनुपस्थित होता है। और जो कि देखिए एनिलिडा होता है, एनिलिडा जो कि संघ के जंतु होते हैं, उनका भी उत्सर्जन वृक्क के द्वारा ही होता है। एनिलिडा संघ के जंतु किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा होता है। एनिलिडा में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं केचुआ, क्या ले सकते हैं? केचुआ, जिसका हृदय होता है वो भी 4 विषयों में बटा होता है, मनुष्य का भी 4 विषयों में बटा होता है। तो जो कि केचुआ होता है उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, और ये हम लोग का मूत्र होता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के विघटन के कारण ही यूरोक्रोम क्या होता है? बनता है। आप लोग जाने क्योंकि यूरोक्रोम के कारण ही क्या होता है? मूत्र का रंग पा सकते हैं पीला होता है। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए जो होता है, एक होता है मोलस्का। इसमें मोलस्का में उत्सर्जित अंग क्या होता है? तो मूत्र द्वारा होता है। मोलस्का में जो उत्सर्जित अंग होता है मूत्र द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं घोंघा, सिपिया, कौड़ी। प्राचीन काल में लोग कौड़ी को पैसा में रखते थे, वही जो कौड़ी जो कि मर जाता है फिर साफ हो जाता है तो कौड़ी बन जाता है। तो कौड़ी क्या जंतु है? कौड़ी, सिपिया, घोंघा, ये सब क्या है? मोलस्का जंतु है जिसका उत्सर्जन होता है मूत्र द्वारा। यह एकलिंगी जंतु होते हैं जिनका क्या होता है? जनन खुद स्वयं शरीर का अंदर ही संपन्न हो जाती है। अब आर्थ्रोपोडा, पक्षी वर्ग, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं उत्सर्जित अंग के बारे में। जैसे आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जित अंग होता है मेलफिथियन के कारण, इसमें आ जाता है आप लोग का कीट हो गया। ये इसमें 3 बोल सकते हैं, उनका जो शरीर होता है 3 कक्षों में बना होता है, सिर, कक्ष, उदर, ये 3 भागों में मिलकर बना होता है, ज्यादा रहती है। तो हमने जाना कि ब्रिक बारे में, उत्सर्जन के बारे में। तो ब्रिक में जाना कि ब्रिक 2 जोड़े होते हैं। ब्रिक के फिर जाने अधिवाहिनी जिसे लौरोहर्मोन कहते हैं, या शिरा धमनी जो कि हम लोग जाने, यहाँ से मूत्राशय जो कि आधे लीटर रख पाता है। फिर मूत्र जो मार्ग होता है उसके द्वारा समय समय पर उत्सर्जन होता है। इससे हमने मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में जाना, और कोर्टेक्स और मेडुला के बारे में भी कुछ हम लोग विस्तृत जानकारी लिए। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेफ्रॉन, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपने नेफ्रॉन या ब्रिक के बारे में समझ गए होंगे। अगला हम लोग का टॉपिक जो कि रक्त के बारे में पढ़ा जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को इस पाठ को समझने में काफ़ी मदद मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन के लाइफ में, नॉलेज के लाइफ को भरता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।